कहानी अनबॉक्स जिंदगी। अजीब सा इश्क हो गया था मुझे पारिजात की कहानियों से। मैगजीन स्टॉलों पर मैं अक्सर ढूंढा करता था, पन्ने उल्टा पलटता। एक दो पत्रिकाएं तो मैंने सब्सक्राइब भी की हुई थीं, जिनमें उसकी रचनाएं अधिकतर प्रकाशित होती रहती। जिंदगी की छोटी छोटी बातों को लेकर लिखी हुई घटनाएं सीधे दिल में उतर जाया करती। उनमें वर्णित घटनाएं लगता था मुझसे ही जुड़ी हुई हों, जैसे उसे मेरी पिछली या वर्तमान जिंदगी के बारे में सब कुछ पता हो। कहानियों कविताओं के माध्यम से वो उसकी सांसों में बसने लगी थी। किसी भी पत्रिका में उसका कोई पता फोटो भी नहीं दिया होता। एक दिन मैं पता करने के उद्देश्य से उसकी पत्रिका के कार्यालय पहुंच गया, शायद वहां उसका पता चले। वहां जब मालूम हुआ कि वो इसी शहर की रहने वाली है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट डायरी और पेन निकाला, पता नोट करने लगा। पारिजात दत्ता, A215, गुलमोहर मोड़, स्वामी नगर, पंचशील, नई दिल्ली। मैंने डायरी जेब में रख ली थी, मन खुशी से झूम रहा था कि जल्दी ही मैं शायद उससे रूबरू होऊंगा। दूसरे दिन मैं सुबह तड़के उठा। सौभाग्य से मुझे रोड पर आते ही एक ऑटो मिल गया। लगभग आधे घंटे बाद मैं अपनी मंजिल पर खड़ा था। घड़ी देखा, सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। अभी बहुत जल्दी है, बेल बजाऊं या नहीं, मैं असमंजस में था। कुछ सोचते हुए मैं गुलमोहर और अमलताश के लाल पीले वृक्षों से घिरे पार्क की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर घूमकर ही आता हूँ। मैं बड़े पार्क की घास पर तो कभी पेवमेंट पर चलने लगा। मार्च अप्रैल महीने की एक खुशनुमा सुबह थी। हल्की फुहार पड़ने के बाद बादलों के टुकड़े हवा में तैरने लगे थे। अमलताश और गुलमोहर के फूलों की भीनी भीनी खुशबू सारे वातावरण में रची बसी थी। मैं झुककर नीचे गिरे कुछ नहाए से तरोताज़ा फूल उठाकर हथेलियों पर रखने लगा था। उनको छूकर सूंघते टहलना अच्छा लग रहा था। पारिजात की कहानियों की नायक नायिका भी तो अक्सर यूं ही बाग बगीचों, फूलों, तितलियों, झरनों को छूते निहारते नजर आ जाते हैं। बनावटी दुनिया से कोसों दूर इसी जहां की खूबसूरती में मग्न जिंदगी को हर पल खुलकर जीते हैं। कितने सकारात्मक रहते हैं वे, हर बात में खुशी ढूंढ लेते हैं। वे किसी भी उम्र के हों, प्रकृति से उनका प्रेम तारतम्य देखते ही बनता है। सच, कितना सुकून, कितनी स्फूर्ति मिल रही है। नीचे हरी घास पर बिछे लाल पीले फूल, ऊपर फूलों से लदी शाखों के बीच से ये सफेद बादलों की टोली, उड़ता झांकता आसमान। घास पर चलते हुए उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। आज कितने दिन बाद वो खुली हवा में किसी पार्क में प्रकृति के बीच टहल रहा था। प्राचीन इतिहास में एमफिल, PhD कर रहा मकरंद प्राचीन पत्थरों इमारतों से माथापच्ची करते हुए कॉलेज में और अलग से ट्यूशन्स पढ़ाते हुए थक चुका था। शुक्र है, शोध कार्य के सिलसिले में ऊंची इमारतों वाले मुंबई शहर से दूर दिल्ली आने का अवसर मिला। उसने फिर एक ताज़ा गिरे गुलमोहर के चित्तीदार लाल फूल को उठाकर दांतों से हल्का सा दबाया। थोड़ी खटास का स्वाद मुंह में आने लगा। उसकी एक नायिका मालविका ने कैसे हंसते हुए नायक पलाश की आंखें बंद कर कैसे कैसे फूल एक के बाद एक चखने के लिए मुंह में रख दिए थे। जब वह स्वाद से सोचकर बतलाता कि कौन सा फूल है, गलत होने पर वह कैसे ताली बजा बजाकर बच्चों सी हंसती। उन फूलों में एक ये भी था, गुलमोहर। और उसकी कहानी बरसात की वैदेही को कैसे भूल सकता हूँ, जो हर बारिश में कागज न मिलता तो अपनी या नायक राजवीर की चप्पलें बहते पानी में डालकर बहता हुआ देखती, खुश होती हुई उसके साथ कुलांचे भरते हुए दूर निकल जाती। राजवीर उसके अलहड़ापन पर मुस्कुराता, पुकारता, गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध में धंसते पैरों से उसके पीछे चलता जाता। मकरंद का मन भी करने लगता वह राजवीर की तरह भागकर अपनी वैदेही पारिजात के पास पहुंच जाए और कहे ऐसी उन्मुक्त खुशी उसे भी दे दे, जहां कुछ बनावटी न हो, न कोई जबरदस्ती, न कोई बंदिश। अपने खाली समय में बस वो दीवानावार पारिजात की कहानियां पढ़ता हुआ जाने कब वह पारिजात का ही दीवाना बन बैठा था। इतना सुहावना मौसम, पर कोई दिख नहीं रहा। लगता है घरों में दुख के सब संडे मना रहे हैं। सही तो कहती है पारिजात, जिंदगी को हमने खुद ही बॉक्स में बंद कर रखा है। उसी में सांस लेने की आदत हमने डाल ली है। वही रूटीन, कीमती सुविधाओं सामानों से लेस सजा संवरा घर, बढ़िया खाना, म्यूजिक, वीडियो, दोस्त, हर दवा भी उंगलियों पर। इन सबको मेंटेन करने के लिए अपनी रोबोटिक दिनचर्या में लिप्त पस्त हम सहज खुशी का स्वाद ही खो चुके हैं, जो प्रकृति में सर्वत्र सबके लिए बिखरा पड़ा है। उससे हमने खुद को खुद ही वंचित कर रखा है। मकरंद गुलमोहर के ऊंचे दरख्तों से आती कुहू कुहू की आवाज को ढूंढता आगे बढ़ रहा था। सहसा मोगरे की खुशबू लिए हवा के झोंके से उसका तन मन सुवासित हो उठा। आंखें आसमान से जमीन पर ठिठक गईं। वह चलते हुए घने बड़े बड़े मोगरे की छाई बेल के पास आ गया था। कुहू की आवाज एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, उससे तेज, फिर ऊपर से और तेज होती जा रही थी।
उसने हैरानी से कोयल को ढूंढते दबे पांव झाड़ियों के पीछे झांका तो आश्चर्य हुआ, एक 55-60 वर्षीय महिला ऊपर बैठी कोयल से कंपटीशन लगाकर मजे ले रही थी। काफी सफेद हुए बाल, आंखों पर चश्मा, कुर्ता, लेगिंग्स, एक्शन शूज पहने, झुरमुट के पीछे पड़ी बेंच पर रखा मोबाइल, रुमाल पर इकट्ठे किए कुछ लाल पीले सफेद फूल। एक झटके में यही देख पाया। उसे अपनी ओर यूं देखता वह हचकिचा गया और झेपकर वह पीछे हो लिया। कौन हो बेटा, इतनी सुबह और यहाँ फुर्सत कैसे मिली? वे ओट से बाहर निकलकर पूछते हुए मुस्कुराई। जी वो मैम, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। पेड़ की असली कोयल मिली नहीं पर नीचे की नकली ढूंढ ली। वो देखो असली वहां से उड़ी। वे हंस पड़ी, कभी कोयल के साथ ये खेल खेला है, बहुत मजेदार है। उसे चुप देखकर वह फिर बोली, यहाँ के तो नहीं लगते हो, मतलब इस कॉलोनी के? जी कहकर वह चुप हो गया था तो प्रश्नवाचक दृष्टि से महिला उसे देखने लगी। जी दरअसल यहाँ मैं किसी से मिलने आया था, पर लगता है अभी काफी जल्दी है, सो टाइम पास के लिए इधर निकल आया हूँ। महिला ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर नजर डाली थी। वे बेंच पर फूलों का रुमाल खिसका एक और बैठ गईं। बिखरे हुए रंग बिरंगे कागज समेटकर गोद में रख लिए और बेंच पर उसके लिए जगह बना दी। चाहो तो बैठ सकते हो। वो उन पेपर्स से कुछ बनाने लगी थी। जी कहते हुए बैठ गया था। यहाँ पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में कुछ काम था। मुंबई में प्राचीन इतिहास का प्रवक्ता हूँ, ट्यूशन्स भी लेता हूँ, पीएचडी भी कर रहा हूँ। बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती ऐसे नेचर एंजॉय करने के लिए। अच्छा शादी हो गई क्या? जी नहीं, माँ तो पीछे पड़ी रहती है, पर मैं नहीं चाहता। प्यार करते हो क्या किसी से? वे अपने प्रश्न पर शरारत से मुस्कुराई। वे पेपर के रंगीन बोर्ड प्लेन बनाकर अलग रखती जा रही थी। जी उसी से मिलने यहाँ आया हूँ, कोई नाम तो होगा उसका। जी पारिजात। पारिजात दत्ता। महिला को झटका सा लगा। पारिजात दत्ता, कभी मिले हो पहले भी? जी नहीं, पहली बार मिलूंगा। व्हाट्सएप फेसबुक चैट में मुस्कुराई। नो मैडम, न फोन नंबर, न ईमेल आईडी, न कोई फोटो। बड़ी मुश्किल से पता मालूम किया, बिन देखे सुने प्यार। कमाल है। वे फिर मुस्कुराई। आप भी उसे जानती होंगी, लगभग हर पॉपुलर मैगजीन में उसकी बेहतरीन कहानियां छपती हैं। यही तो रहती है। उसने पता बता दिया था। नहीं जानती तो नहीं, पर कॉलोनी की रेजिडेंट डायरेक्टरी में कहीं देखा जरूर है। बहुत अच्छा लिखती है, मानो मेरी जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। भावनाएं ऐसी जो मैंने महसूस की हों, विचार ऐसे जैसे मेरे दिल से निकले हों, जिनमें जिंदगी एकदम आईने के जैसी बिल्कुल साफ दिखने लगती हो, जो आंखों में चमक मन में उमंग भर दे, जैसे जिंदगी स्वयं बंद पिटारा खोलकर बाहर आ गई हो, जैसे अलहर सी सुंदर शरारती लड़की नहाने के बाद भी पानी में पैर डाले छप छप खेल रही हो और इतने में आपको उससे प्यार हो गया कि आप मिलने चले आए कि शायद वो आपकी जिंदगी को भी अनबॉक्स कर दे। जी ऐसी जीवंत जिंदगी जीने का कोई राज बता दे। हो सकता है वो आपकी कल्पना के विपरीत हो, न बहुत सुंदर हो, न आपकी उम्र की। बिना देखे दिल देने का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? हो ही नहीं सकता मैडम। उसकी सारी कहानियों में उसका बचपन ज्यादा दूर गया नहीं लगता। इतनी उमंग, इतना उत्साही युवा हुए भी बहुत देर नहीं हुई होगी। मुझे पक्का यकीन है 25-30 के अंदर ही होगी। उसके पात्र अक्सर प्रचलित शब्दों की जगह ऐसे नए शब्द गढ़ लेते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं। पहले अचंभित होते हैं, फिर हंसे बिना नहीं रह पाते। महिला के बात करने के अंदाज से अपनेपन में खुलता चला गया, मसलन जैसे जहां जा गया। जल्दी उठो, फटाफट चार्ज करके आओ सचिन, ऑफिस नहीं जाना क्या? योर व्रत तोड़ इज रेडी। कहते हुए उसकी नायिका शिप्रा अपनी गीली हथेली पति सचिन के गालों पर लगा देती तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठता। जाने कौन आ गया, उसे हड़बड़ाया देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ती और जैसे मीठा सोख देना, यार पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। उसका नायक जय अपने रूममेट से यूं ही कहता। उसे सोच में पड़ा देख वह मुस्कुराता, मजे लेता, मतलब उसका टूथपेस्ट से होता। दोस्त कुछ देर बाद समझ पाता, क्या यार तू भी न बस कमाल है। अब आप ही बताओ, ऐसी शरारत कोई उम्रदराज तो नहीं लिख सकता? और यदि उसने आपका प्यार ठुकरा दिया या वो आपके लायक ही न हुई हो तो आपकी बॉक्स जिंदगी में ताला ही पड़ जाएगा। पक्का इलाज क्यों नहीं करते? उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे पेपर के बनाए रंग बिरंगे प्लेन व बोट्स को और फूलों वाले रुमाल को एक पॉलिथिन में भरकर खड़ी हो गईं। अब मुझे जाना होगा, बच्चे इंतजार में होंगे। उन्होंने पार्क के बगल से होते हुए रास्ते पर दूर बनी झुग्गियों की ओर इशारा किया। आपके बच्चे मैडम वहां? उसे आश्चर्य हुआ। देखना है तो आओ मेरे साथ। वे पार्क से निकलकर दूसरी ओर बगल वाली सड़क पर आ गए थे। ऊंचे झूमते किनारे के दरख्तों के बगल गड्ढों के पानी में आसमां, बादलों, पेड़ों का प्रतिबिंब प्रकृति के सौंदर्य को और विस्तार रूप दे रहा था।
उसकी एक नायिका वासु बचपन में इन पेड़ों आसमान के गहरे प्रतिबिंब वाले पानी में पैर डालने में इतना रोती और डूबने के डर से पार नहीं कर पाती, तो उसका साथी नमन उसे बार बार पार करके खूब छेड़ता। डरपोक, डरपोक। वह डर कर आंखें भींचे उसकी शर्ट कसकर भींच लेती और रोते रोते पार करती, तो वह खूब हंसता। मुझे भी बचपन में इकट्ठे पानी में आसमान, उल्टे पेड़ों की गहराई देखकर बेहद डर लगता था, वैसे ही रोता था मैं भी। वह हंसने लगा था। अच्छा, वे भी हंसने लगी। बहुत खूब, अब तो नहीं लगता। उन्होंने मकरंद का हाथ पकड़कर पानी भरे बड़े गड्ढे को कूदकर सड़क पार कर ली थी। अरे रे, संभल कर मैडम, यूं जंप मारने का अपना ही मजा है। दोनों मुस्कुरा उठे। कुछ दूर गड्ढे मिलकर नाले की शक्ल में कलकल के साथ बह रहे थे। साथ ही छोटे बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। उन्होंने महिला को दूर से ही देख लिया, भागकर पास आ गए। महिला खुश होकर बच्चों को नाव जहाज बांटने लगी। फिर एक एक फूल उनकी नाव पर रख उन सभी के मुंह में एक एक टॉफी डालने लगी। आंटी, हमें दो, हमें। बच्चे खुश होकर चीख रहे थे और वे भी हाँ हाँ कहते हुए खुश हो रही थीं। प्लास्टिक, ढक्कन, डंडी की जगह अब सब पानी में बहती अपनी फूल वाली नावों के पीछे भाग रहे थे। कुछ की नाव खुल गई। वो कागज ला उनसे बनाना सीखने लगे। कुछ कल के सिखाए अक्षरों को भीगे बालू के टीले पर लिखकर उसे दिखाने ले आए। वे एक पत्थर पर बैठ सब चेक कर रही थीं। मनोयोग से खुश होकर उन्हें कुछ सिखा रही थीं। कुछ बच्चों ने मकरंद को भी पकड़ लिया। वह उनकी खुल गई नावों को याद करके सही करने लगा। पहले कितना बनाया करता था, आज कितने सालों बाद उसने कागज का जहाज बनाया भी और चलाया भी। कितना रोमांचित हो उठा था। बच्चे उससे कुछ सीखकर लेकर खुशी से भागे तो उसे भी उतनी ही खुशी महसूस हुई। वह भीगी रेत पर डंडी से उन्हें अक्षर, सूरज, फूल बनाकर सिखाने लगा। ऐसा कर उसे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। उसकी घड़ी पर नजर गई, 8:30। अब चलूंगा मैडम, वक्त का पता ही नहीं चला। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया, मिल लूं उससे, वरना निकल न जाए कहीं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्या पता बात बन ही जाए। ऑल द बेस्ट कहकर वे मुस्कुराईं। मकरंद, थैंक यू, नमस्ते, बाय कहकर तेज कदमों से उस पते की ओर बढ़ गया। अब सही टाइम है। वह पहुंच गया था। कर्नल S.K. दत्ता। उसने धड़कते दिल से डोरबेल बजाई थी। नौकर ने दरवाजा खोला था। किससे मिलना है आपको? पारिजात दत्ताजी से। यही रहती है न? वह व्हीलचेयर पर बैठे सफेद बालों वाले टीवी देखने में मग्न सज्जन को देखते हुए बोला। जी, पर मैडम तो अभी है नहीं, बाहर गई हैं। इतनी सुबह? वह हैरान था। उसने मन में सोचा, अब आने वाली होंगी, आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। अच्छा। वह बैठने ही वाला था कि नजर दीवार पर लगी आत्मकथ तस्वीर पर पड़ी तो वह चौंक गया। इसमें तो वही महिला इन सज्जन के साथ मुस्कुरा रही है और दूसरे फ्रेम में लॉन्ग स्कर्ट और फूलों वाली हैट में एक खूबसूरत लड़की, जिसकी शक्ल उन्हीं महिला से थोड़ी मिल रही थी। इसका मतलब पारिजात उन महिला की ही बेटी है। मैं उनसे क्या क्या बकवास कर गया। उसे अपने पर शर्म और हंसी भी आ रही थी। दिल में आया कि चला ही जाए, बगैर पारिजात से मिले ही। क्या सोचती होंगी वे? उन्होंने बताया भी नहीं। वह संकोच और उधेड़बुन में बैठ गया था। नौकर पानी ले आया था। वह एक सांस में गटक गया। ग्लास ट्रे में वापस रखते हुए उसने नौकर से धीरे से पूछा, ये हैट में पारिजात जी ही है न? हाँ भैया, मैडम जी ही हैं। एक में अकेले, एक में साहब के साथ। वह धीरे से फुसफुसाया, मैडम मतलब ये मैडम की बेटी नहीं? जी, बेटी है ही नहीं तो उसकी फोटो कहाँ से आएगी? ये तो मैडम की जवानी की फोटो है। मकरंद को जैसे कर्क लग गया हो। उसने दांतों के बीच जुबान दबा ली। बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वह झटके से उठ खड़ा हुआ। पारिजात दत्ता के आने से पहले वह जल्द से जल्द भाग जाना चाहता था। प्यार का इजहार तो अनजाने ही हो गया गलती से। अब क्या करूं? ऑटोग्राफ नहीं ले सका, इसका अफसोस रहेगा, पर उनसे खुलकर जीवन जीना तो अच्छी तरह सीख लिया। अपनी जिंदगी तो अनजाने ही अनबॉक्स हो गई। वह संतोष और खुशी से मुस्कुरा उठा, फिर उमंग भरे तेज कदमों से बाहर हो लिया। नौकर हैरानी से पूछ रहा था, क्या हुआ भैया? मैडम से मिलना नहीं?